गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू होदा सर की पाठशाला। आज हम लोग लेकर के आए हैं आपके लिए क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करें ह्यूमन आई के साथ। ह्यूमन आई हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल और सेंसिटिव हिस्सा है, जिसके ज़रिए इस दुनिया की कलरफुल वर्ल्ड को हम लोग देख पाते हैं। इसकी अगर डायमीटर की बात करें तो एवरेज इंसान की डायमीटर जो है 2.3 सेंटीमीटर होती है। ये डिपेंड करता है इंसान के हाइट के ऊपर, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और आगे हम लोग डिफेक्ट्स में पढ़ेंगे कि उसके वजह से भी ये डायमीटर कम या ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जो पढ़ना है अपने सिलेबस में वो ह्यूमन आई के अलग अलग हिस्से के बारे में पढ़ना है। तो आप यहाँ पर ये डायग्राम देख रहे होंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉर्निया से। कॉर्निया जो है ये हमारे आई का बाहरी कवरिंग है। ये एक ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है जिसके ज़रिए लाइट आसानी से इंटर कर जाता है। मेन काम क्या है इसका मेन फंक्शन है हमारी आई को बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करना, डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्शन देना। दूसरा काम क्या है इसका, लाइट को इंटर करने देना अंदर की तरफ। सेकंड, आइए हम लोग आइरिस की बात करें। तो आइरिस जो है ये एक चपटा सा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन है। आप हमारी आँखों को अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये बाहर का जो ये स्ट्रक्चर दिखलाई पड़ता है, ठीक है। नॉर्मली ये ब्राउन, ब्लूइश ब्लैक, कई बार ये ग्रीनिश ब्लू, इस तरह से भी कलर के होते हैं। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है अंदर ये प्यूपिल है, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग। इसके साइज़ को कंट्रोल करता है। जहाँ पर ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है तो ये पीपल के साइज़ को बढ़ाने में हेल्प करेगा, और जहाँ पर कम लाइट की ज़रूरत पड़ेगी पीपल के साइज़ को ये कम कर देगा। नेक्स्ट आइए पीपल को हम लोग देख लें। तो ये पीपल जो है ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक्चुअली एक खाली ओपनिंग है। यहाँ से लाइट इंटर कर जाती है, ना कि रिफ्लेक्ट होती है। और जैसा कि अभी बतलाया था, पीपल का साइज़ आइरिस जो है वो कंट्रोल करती है कि उसको कम करना है या ज़्यादा करना है। अब इसके पीछे वाले हिस्से में आइए, ये वाला हिस्सा, ये लेंस है, इसको हम लोग क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। अगेन ये कन्वेक्स लेंस है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था दो तरह के लेंस, कन्वेक्स और कनकेव के बारे में। तो हमारी आँखों में कन्वेक्स लेंस होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इस कन्वेक्स लेंस को कंट्रोल हमारी सिलियरी मसल्स करती है। तो यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये और ऊपर की तरफ में ये वाला, ये सिलियरी मसल्स हैं। जब ये सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये लेंस जो है चूँकि बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये, इसलिए ये मोटा हो जाता है। चपटा होगा, यहाँ से यहाँ पर कम होंगे और ये चौड़ा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब इसके वजह से हम लोगों ने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक थिकनेस ऑफ द मीडियम और दूसरा उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये मीडियम थिक करेगा तो लाइट ज़्यादा बेंड करेगी, ज़्यादा जो है उसका बेंड करना जो है रिफ्रैक्शन वो ज़्यादा होगा। और इसी तरीके से जब ये सिलियरी मसल रिलैक्स हो जाती हैं तो ये लेंस अपनी पोजीशन पर आ जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट की बेंडिंग जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ें हम लोग। रेटिना। तो आप ये जो आई बॉल का पिछला हिस्सा देख रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी इमेज का फॉर्मेशन अगर किसी पर्दे पर प्रैक्टिकली हो जाए तो वो रियल इमेज होता है, और ऐसा ना हो तो वर्चुअल। तो यहाँ पर इस रेटिना के ऊपर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है।
यानी इमेज कहाँ पर बनेगा, तो इमेज रेटिना के ऊपर बनती है। रेटिना जो है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, सेंसिटिव सेल्स, जो लाइट के आने के साथ ही सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसको हम लोग रड्स और कोन्स के नाम से जानते हैं। हम लोग किसी कलर को पहचान पाते हैं, उसके पीछे इन्हीं का हाथ होता है। अगर ये सेल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, जैसे कि जानवरों में होता है, तो आप जान लें कि ज़्यादातर जानवर कलर को नहीं देख पाते हैं। हम लोग कई बार सुनते हैं ना कि सांड जो है लाल कपड़ा देख करके गुस्सा में आ गया, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन, वो कलर देख ही नहीं पाता है, वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ही देख पाता है, क्योंकि उसके पास ये सेंसिटिव सेल्स उसके आई में जो है बहुत कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, एक्वस ह्यूमर। ये जो आप देख रहे होंगे बॉल के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंसेस ये भरा हुआ है, ये है एक्वस ह्यूमर। ये दो काम करता है, पहला न्यूट्रिशन देता है हमारे आई को, और दूसरा ये आई का जो बॉल है इसके साइज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, प्यूपिल और कॉर्निया दोनों के बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंसेस भरा हुआ है, इसका नाम है विट्रियस ह्यूमर। पीछे की तरफ आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्टिक नर्व। एक्चुअली में हम लोग को मालूम है कि हम सिर्फ आँखों से नहीं देख सकते। आँख जो भी इमेज फॉर्मेशन करता है, यहाँ पर जैसा कि आपको बतलाया कि रियल इमेज बनाएगा और वो इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, मान करके चलिए इस तरीके से है, तो ये यहाँ पर उल्टा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑप्टिक नर्व्स का काम है कि इस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ज़रिए हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, और ब्रेन इसको प्रोसेसिंग करके फिर ठीक से समझ करके और फिर हमें मदद करता है उस चीज़ को पहचानने और देखने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन होता क्या है? तो हमारे आँखों की वो एबिलिटी जिसके ज़रिए हम दूर की या फिर नज़दीक की चीज़ों को देख पाते हैं, वो एकोमोडेशन है। आपने कैमरा में लेंस देखा होगा, क्या आप उस कैमरा से दोनों ही डिस्टेंस को, दूर की और नज़दीक को, एक ही एडजस्टमेंट में देख पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। तो उस पर आपने देखा होगा कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप सेट करते हैं। दूर की चीज़ों के लिए अलग सेटिंग होता है और नज़दीक की चीज़ों के लिए अलग सेटिंग होता है। हमारे मोबाइल में एक्चुअली में वो ऑटोमेटिक होता है, या हम चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो दूर और नज़दीक की चीज़ों को एकोमोडेट करने में हमारी आँखों को हेल्प करती है, उसी को हम लोग एकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। तो एक्चुअली हमारी आँखें कितनी दूर की चीज़ें या कितनी नज़दीक की चीज़ों को एकोमोडेट करती हैं? तो हम लोग अगर सबसे नज़दीक की बात करें तो 25 सेंटीमीटर ये एक ऐसा डिस्टेंस है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकत लगाए हुए नॉर्मल तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं। जबकि मैक्सिमम की बात करें तो हमें मैक्सिमम का आइडिया नहीं है। हम यहाँ से सन को भी देख पाते हैं, स्टार को भी देख पाते हैं। इसीलिए मैक्सिमम एकोमोडेशन जो हमारा है वो इन्फिनिटी है। यानी कि रेंज की बात करें हम लोग तो हमारी रेंज सबसे नज़दीक में नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंट अगर बात करें तो वो इन्फिनिटी है। अब आइए देखिए कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट का किस तरीके से होता है। तो हम लोग आई को जब देखते हैं तो आइए कि स्ट्रक्चर बना लें यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, नज़दीक की चीज़ों को जब इसका इमेज हम लोग बनाते हैं अपने आँखों में, तो रेटिना पर यहाँ पर इसका इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए, यानी फोकस जो है, फोकल लेंथ वो रेटिना पर ही होना चाहिए।
तो नज़दीक की चीज़ों के लिए हम लोग जब देखेंगे तो सिलियरी मसल क्या करती है, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट करती है इसको, तो ये थिक हो जाता है और थिक होने की वजह से इस तरीके से इमेज रेटिना पर बनाता है। अगर हम लोग 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नज़दीक लाएं, 5 सेंटीमीटर पर ले आइए आप, 10 सेंटीमीटर पर ले आइए, तो एक्चुअली सिलियरी मसल्स उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाता है और ना ही ये इतना फ्लेक्सिबल है कि बहुत ज़्यादा थिक हो जाए, इसलिए हम लोगों को धुंधला दिखलाई पड़ता है, इतनी नज़दीक चीज़ों को हम नहीं देख पाते हैं। इसी तरीके से आइए देखें फार ऑब्जेक्ट के लिए, तो अगर कोई चीज़ बहुत दूर पर है, जब उसे हमको देखना होता है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती है। और ये आई लेंस जो है वो थिन हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके वजह से इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो पाता है। तो आप यहाँ भी देख रहे होंगे कि फार ऑब्जेक्ट के लिए सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हो जाती हैं, आई लेंस थिन हो जाएगा, फोकल लेंथ बढ़ जाता है, इस वजह से हम फार ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। यही है एकोमोडेशन ऑफ आई फॉर फार ऑब्जेक्ट। नज़दीक की ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग सिलियरी मसल्स यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, आई लेंस जो है वो थिक हो गया और फोकल लेंथ डिक्रीज़ कर जाता है, जिसके वजह से इमेज का फॉर्मेशन ऑन रेटिना होता है और हम लोग नज़दीक की चीज़ों को देख पाते हैं। कलर्स कैसे देख पाते हैं, तो हम लोगों ने अभी जिक्र किया था कुछ सेंसिटिव सेल्स जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड्स और कॉन्स के बारे में। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, केवल इतना जानिए कि यही कोन शेप सेल्स जो रेटिना के अंदर होती है वो डिफरेंट कलर्स को पहचानने में और हमारे कलर के परसेप्शन को बनाने में हेल्प करती है। अब इसी में हम लोग देख लें डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नियर पॉइंट हमारे एक नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट इन्फिनिटी है। लेकिन क्या हो जब कोई इंसान दूर की चीज़ों को नहीं देख पाए या कोई नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पाए या फिर दोनों ही नहीं देख पाए? तो आइए देख लें उसको एक एक करके। पहला डिफेक्ट्स जो आई का है वो है हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं या फिर फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। एग्जामिनेशन में कोई भी 3 टर्म आए आपको समझ जाना है कि हमको हाइपरमेट्रोपिया के बारे में लिखना है। हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस, इसमें क्या होता है, ये एक तरह की डिफेक्ट्स है जिसमें कि हम नियर बाई ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते हैं, यानी जो नज़दीक की चीज़ें हैं उसको साफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन दूर की चीज़ें हमें साफ साफ दिखती हैं। तो इसमें होता क्या है, तो आइए बना लें एक आई बॉल। नज़दीक की चीज़ों के लिए जो रेज़ इन आइज़ में आती हैं, इमेज उसका पीछे जा कर के बनता है, उसका इमेज रेटिना पे नहीं बन पाता है, रेटिना के पीछे बनता है। इस वजह से नज़दीक की चीज़ों को हाइपरमेट्रोपिक आई जो है वो नहीं देख पाती है। क्या रीज़न है, क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज़? तो पहला कारण है कि फोकल लेंथ जो हमारी आई की है उस लेंस की, ठीक है, वो बढ़ जाती है। या फिर दूसरा कारण हो सकता है ये जो आई बॉल है जिसके बारे में शुरू में बतलाया था कि एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर के बराबर होता है, अगर ये शॉर्ट कर जाए, छोटा हो जाए, तब इमेज का फॉर्मेशन रेटिना के पीछे होगा। कैसे इसको सुधारा जा सकता है, तो हम चश्मा लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर कन्वेक्स लेंस एक लगा दें, इस चश्मे में जो लेंस लगेगा वो कन्वेक्स लेंस होगा, तब ये जो आई है यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से रेस जाएगा और कन्वेक्स आई क्या करता है, ये कन्वर्जेंट है, इसलिए कन्वर्ज कर जाएगा, तो कन्वर्ज करेगा तो ये यहाँ पर, और ये यहाँ से कन्वर्ज करेगा तो ये नज़दीक में यहाँ पर बनाएगा, और इस वजह से
पीछे जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो अपनी जगह पर होगी, यानी कि रेटिना पर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका करेक्शन कैसे होगा? यहाँ पर हम लोग जब एक कन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो इसका करेक्शन इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट आइए, मायोपिया। ये जस्ट हाइपरमेट्रोपिया का अपोजिट है। इसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं या फिर नियर साइटेडनेस ही बोलते हैं। ये एक ऐसी डिफेक्ट है जिसमें हम दूर की चीज़ों को तो साफ नहीं देख पाते हैं, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं। इसमें होता क्या है? तो आइए फिर से बना लें हम लोग। तो यहाँ पर दूर की चीज़ें इस तरीके से आती हैं और इसका जो इमेज बनता है वो रेटिना के पहले बन जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग देख रहे थे वो रेटिना के पीछे बन रहा था, मायोपिया में रेटिना के पहले बन रहा है। तो इस डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? तो कनकेव लेंस लगा के। कनकेव लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डाइवर्जेंट है, यानी कि यहाँ से ये डाइवर्ज करेगा, यहाँ से ये डाइवर्ज करेगा, ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ से जो पीछे इमेज का फॉर्मेशन होगा वो सही जगह पर होगा। तो इस तरीके से हम कनकेव मिरर का इस्तेमाल करके मायोपिया को ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा केस आइए, प्रेसबायोपिया। इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं और ये अक्सर इंसान 50 साल 60 साल जब हो जाता है उसके बाद ये होती है। इसमें ना तो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं, ना ही नज़दीक का ऑब्जेक्ट। इसके होने के पीछे जो रीज़न जो होता है उसमें हमारी सीलियरी मसल्स और क्रिस्टलाइन लेंसेज जो हैं उनका कमज़ोर होना। बॉडी के हर पार्ट्स धीरे धीरे जो है वो कम फंक्शन करने लगता है। धीरे धीरे बुढ़ापे में मसल्स जो हैं वो स्टिफ होने लगती हैं, तो ना तो वो उतना कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है सीलियरी मसल, ना ही उतना बेहतर तरीके से रिलैक्स कर पाता है अपने आप को। इसी तरीके से जो एकोमोडेशन की बात की है हम लोग, तो लेंस प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं कर पाता है, ना ही नज़दीक की चीज़ों को, ना ही दूर की चीज़ों को। तो उसका करेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ पर हम लोग बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा कि जब नज़दीक चीज़ें पढ़नी हो तो इस तरीके से सर उठा करके वो पढ़ते हैं, क्योंकि उसके चश्मे में बाईफोकल लेंस होता है। ये अगर चश्मा है तो यहाँ पर आपने देखा होगा ये, ठीक है, तो यहाँ पर कनकेव होगा और यहाँ पर कन्वेक्स होगा। या फिर कई बार चश्मा इस तरीके से होता है तो ये आधे पे होते हैं ये, ठीक है, यहाँ पर आधे में कनकेव आधे में कन्वेक्स। तो जब उसे नज़दीक का चीज़ देखना हो तो ये नीचे वाले से देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए सर उठाते हैं। जब दूर की चीज़ों को देखना हो तब वो ऊपर वाले से देखने की कोशिश करते हैं, इसलिए सर को नीचे कर लेते हैं। इस तरीके से हम इस डिफेक्ट को करेक्ट करते हैं। चौथा डिफेक्ट, कैटरैक्ट। आप लोगों ने सुना होगा, अनाउंसमेंट करते हुए लोग हॉस्पिटल्स वाले घूमते रहते हैं कि मोतियाबिंद की मुफ्त ऑपरेशन करवा लो। तो वही मोतियाबिंद है ये कैटरैक्ट। इसमें होता क्या है कि हमारी आँखों के सामने प्रोटीन का एक लेयर धीरे धीरे चढ़ जाता है, जिसके वजह से चीज़ें हमें धुंधली दिखाई पड़ने लगती हैं और इसे क्योर किया जा सकता है ऑपरेशन करके, सर्जरी से। उस लेयर को हटा देते हैं, लेंस को चेंज कर देते हैं, आर्टिफिशियल लेंस पाई जाती है, ठीक है, उसे रिमूव करके आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोगों ने डिफेक्ट ऑफ विजन्स को भी देख लिया। अब आगे हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसमें हम लोगों को देखना है ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म देखिए इस तरह का 3 साइडेड एक ठोस ग्लास की प्रिज्म होती है। क्या होगा जब वहाँ पर से एक लाइट को, बीम ऑफ लाइट को हम पास करवाते हैं? तो आप एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं। ये प्रिज्म मार्केट में इजीली अवेलेबल है।
आप छोटा सा लेज़र लाइट ले सकते हो। आप उस लेज़र लाइट को जब इस प्रिज्म की तरफ इस तरीके से भेजोगे तो ये लाइट होना क्या चाहिए था कि इस तरीके से क्रॉस कर जाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं हो करके, ठीक है, यहाँ से बेंड करेगा। क्यों बेंड किया ये? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन जो है ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा जो है उसकी थिकनेस। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो एयर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा और फिर आगे जा कर के ये दोबारा से बेंड करके इस तरीके से स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करता है। तो आप यहाँ पर 7 कलर्स देख रहे होगे, ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन किया। इस 7 कलर को याद रखने का भी तरीका है, इसको VIBGYOR विबग्योर के नाम से याद रखें। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ पर देख लें कि ये रिफ्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है। तो हम लोगों ने अर्लियर चैप्टर में पढ़ा था कि जब कोई भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट। इसे जाना चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गया। ये नॉर्मल है और फिर आगे जा कर के ये दोबारा से बेंड किया और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर डेंसर मीडियम से ये रेयरर मीडियम की तरफ जा रहा है। तो हम दोनों को अगर ये बेंड नहीं करता, ये स्ट्रेट ऐसे निकल जाता है और ये, ठीक है, जिस तरह से निकला है वहाँ से बेंड करते हैं इस तरीके से, तो ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन के नाम से जानते हैं। तब आइए अब इसको देख लें। यहाँ पर जो वायलेट कलर है ये आप देख रहे होंगे सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कर रहा है और इसके पीछे रीज़न ये है कि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होता है। इसको याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते जाएं, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड कलर का सबसे लार्जेस्ट वेवलेंथ होगा, वो सबसे कम डिस्पर्स करेगा। क्या होगा अगर ये लाइट जो यहाँ स्पेक्ट्रम बना रही है इसके बगल में इन्वर्टेड एक प्रिज्म को और रख दें इस तरीके से, तो हम लोग देख पाते हैं कि फिर से वाइट लाइट जो है इधर से निकल जाएगी। नेक्स्ट आइए हम लोग देखें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्टार्स हम लोगों को ट्विंकल होते हुए अपीयर क्यों होते हैं। क्या स्टार ट्विंकल करता है? हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, लेकिन एक्चुअली में स्टार्स ट्विंकल नहीं करते हैं। ऐसा हम लोगों को अपीयर होता है, ऐसा लगता है। तो क्यों लगता है? सूरज अपने होराइज़न में जब वो सनसेट के टाइम में नीचे चली जाती है तो उसके नीचे जाने के 2 मिनट तक हम लोग उसे देख पाते हैं। इसी तरीके से सनराइज़ होने के 2 मिनट पहले हम लोग उसको देख पाते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? और हवा के पीछे फ्लिकरिंग होती है कोई चीज़, गर्म हवा के पीछे ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए हमें अपने एटमॉस्फेयर को समझना होगा और उसमें होने वाली रिफ्रैक्शन को समझनी होगी। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत थिक है नीचे की तरफ, लोअर साइड में ये अर्थ है, और अर्थ के ऊपर के हिस्से में हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये थिन है। एटमॉस्फेयर के अंदर हम लोग जानते हैं वेरियस गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। दूसरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरज की रोशनी की वजह से अर्थ जब गर्म हो जाता है तो लोअर एटमॉस्फेयर में जो एयर मौजूद है वो हॉट हो जाती है, और हॉट एयर लाइट होने की वजह से, डेंसिटी में कम होने की वजह से ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है।
और ऊपर की जो कोल्ड एयर है वो नीचे आती है। ये कंसेप्ट अगर समझ गए हो तब फिर आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो आइए, ये स्टार है। जब हम लोग यहाँ पर अर्थ के सरफेस से इसे देखते हैं तो ये एटमॉस्फेयर जो ऊपर का है, यहाँ पर से नीचे का हॉट एटमॉस्फेयर में जब ये इंटर करती हैं तो फ्लिकर्स होते हैं। कभी आपने समोसे वाले को देखा होगा कि जब वो समोसा बना रहा होता है, या घर में अगर आप शादी ब्याह का सीज़न है, घर पे खुले में खाना बनते हुए, तेल में पापड़ छनते हुए देखा हो, तो उसके पीछे का एयर को देखिए आप, पीछे का एयर और वहाँ पर मौजूद सारी चीज़ें आपको हिलते डुलते हुए, फ्लिकर करते हुए दिखलाई पड़ेंगी। उसके पीछे रीज़न यही है, क्योंकि वहाँ से हॉट एयर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और कोल्ड एयर उसका जगह ले रहा है, और इस वजह से रिफ्रैक्शन हो रही है वहाँ पर लाइट्स की बहुत तेज़ी के साथ, इसलिए फ्लिकरिंग नज़र आ रहा है। तो यही रीज़न है कि हम लोगों को स्टार्स ट्विंकल होते हुए नज़र आते हैं। नेक्स्ट आइए, एडवांस सनराइज़ और डिले सनसेट के कंसेप्ट को समझें। तो ये हमारा होराइज़न है, यहाँ पर सूरज राइज़ करना और सूरज का सनसेट होना है। एटमॉस्फेयर को हम लोग ले लें तो ये हमारी एटमॉस्फेयर है। हम लोग यहाँ पर हैं, इस पोजीशन पर हैं, और यहाँ से जब सूरज की रोशनी हम तक ट्रेवल होकर के आती है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का थिक जो एटमॉस्फेयर है उसमें से पास करती है। तो इसके कंसेप्ट को भी थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे, जहाँ पर ये देखेंगे कि जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं एयर में, वो किस तरीके से वायलेट कलर या ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं ज़्यादा, और जो येलो कलर है और ऑरेंज कलर और रेड है वो हम तक पहुंच पाती है। ठीक है, वो एक दूसरा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर समझ लें कि ये रेयरर मीडियम है, उस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ी देर के बाद करेंगे, और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, रेयरर मीडियम में स्पेस में कुछ भी नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है, आपको मालूम है। एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर से स्काई को देखते हैं तो वो ब्लैक क्यों दिखलाई पड़ता है? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर सूरज की रोशनी का किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। जबकि हम लोग एयर को देखते हैं अगर यहाँ से मैंने स्काई को, तो वो ब्लू कलर का दिखलाई पड़ता है। ठीक है, तो ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जब ये आएगा तो हम लोग पढ़े हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड करेगा। तो देखिए, यहाँ से सूरज की रोशनी को जाना था इधर, लेकिन ये बेंड कर गया, हम तक पहुँच गया, इसलिए हम डिलेड सनसेट 2 मिनट के बाद तक सनसेट को देख पाते हैं। और सेम चीज़ यहाँ पर होता है सनराइज़ के टाइम में। ठीक है, ये जाना था इस तरीके से, एटमॉस्फेयर से टकरा के ये हम तक आ गया, इसलिए हम 2 मिनट पहले जो है सनराइज़ को देख पाते हैं। नेक्स्ट आइए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग देख लें। जब कोई भी लाइट का रे रास्ते में आने वाले किसी भी एटम्स या छोटे पार्टिकल से टकरा करके और अपने रास्ते को चेंज कर लेता है तो इसी को हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कोई भी डस्ट पार्टिकल, वाटर मॉलिक्यूल या एटम्स, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी से भी टकरा करके क्रिएट कर सकता है। इसी के वजह से टिंडल इफ़ेक्ट क्रिएट होता है। हम लोगों ने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा था कि जब किसी कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए मिल्क, इसके अंदर जब बीम ऑफ रे को पास करवाते हैं, लेज़र लाइट को पास करवाते हैं, तो ये यहाँ से लाइट का पाथ हम लोगों को दिखलाई पड़ता है। ये लाइट का पाथ दिखलाई पड़ना यही टिंडल इफ़ेक्ट है। और ये इसलिए दिखलाई पड़ता है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर देते हैं। हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं
कि अगर किसी खपड़े वाले मकान पे या शीट वाली मकान पर छोटा सा छेद हो तो वहाँ से आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी नीचे आ रही है और नीचे एक इस तरह से गोल इमेज बन रहा है, और ये रोशनी जो रे आ रही है इसकी पाथ हम लोगों को दिखलाई पड़ती है। तो ये रे जो है ये यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स और दूसरी तरह के पार्टिकल्स से टकरा करके टिंडल इफेक्ट को क्रिएट करता है। तो यहीं पर हम लोग समझ लें कि फाइन पार्टिकल्स ब्लू कलर को ज़्यादा स्कैटर करती है क्योंकि उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। जो मीडियम पार्टिकल्स होती हैं वो रेड कलर को ज़्यादा स्कैटर करती हैं क्योंकि उसका वेवलेंथ लार्ज होता है। और जो सबसे बड़ी पार्टिकल्स होती हैं, जो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा बड़े वाले होते हैं, वो सारे कलर को स्कैटर कर देती है। इस वजह से हम लोगों को लाइट, अगर बाहर हम लोग निकल करके देखें सूरज की रोशनी को तो वाइट दिखलाई पड़ेगा। तो यहीं से दूसरा क्वेश्चन फिर से राइज होता है कि सूरज की रोशनी को जब हम सनराइज़ और सनसेट के समय देखते हैं तो ये रेड क्यों दिखलाई पड़ता है। तो अभी आपको एटमॉस्फेयर के बारे में बताया था, ठीक है, इसके ऊपर ये एटमॉस्फेयर है। जब हम लोग दिन के समय में देखते हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, तो आप देखिए यहाँ पर जो थिकनेस है एटमॉस्फेयर का वो कम है, और इसके वजह से ब्लू कलर जो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है ये यहाँ पर स्कैटर हो जाती है, और हम लोग ऊपर देखने पर ये ब्लू कलर जो है स्काई का दिखलाई पड़ता है। लेकिन जब सनसेट या सनराइज़ हो तो यहाँ से रोशनी को ट्रेवल करने में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लगता है, ठीक है। आप दोनों का डिस्टेंस को देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये एटमॉस्फेयर है और सनराइज़ के टाइम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक एटमॉस्फेयर है। अब इसके वजह से क्या होता है कि ब्लू लाइट पूरी तरीके से स्कैटर कर जाती है, लेकिन रेड लाइट पूरा स्कैटर नहीं करके कम स्कैटर करता है और ज़्यादातर लाइट्स हम तक पहुंच जाती हैं, यहाँ पर भी और सनसेट के समय में भी। इसलिए सनराइज़ और सनसेट के टाइम हम लोग जो है इनको रेड कलर में देख पाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में आइए, रेनबो। रेनबो क्या होता है? तो ये एक नेचुरल फेनोमेना है। अक्सर हम लोग सुबह या शाम के समय में बारिश के बाद रेनबो फॉर्म होते हुए देखते हैं, लेकिन रेनबो फॉर्मेशन जो होगा तो उसके कंसेप्ट को भी समझिए आप। रेनबो में इस तरीके से एक स्पेक्ट्रम दिखलाई पड़ता है। ये किस तरीके से ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता है? तो आइए हम लोग एक रेन की ड्रॉप को ले लें और उसके बाद यहाँ से सन का रे है, पोजीशन हमारी सन और ये रेन ड्रॉप के बीच में होनी चाहिए, तभी हम लोगों को दिखलाई पड़ेगा रेनबो। ये हमारी आँख है। जब यहाँ पर बीम ऑफ लाइट इस तक पहुँचता है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल इस तरीके से बेंड कर जाएगा और ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा। और इसके बाद इसके अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है और यही हम तक पहुंच पाता है। तो आप देख रहे होंगे कि बीम ऑफ लाइट जैसे ही इस बूंद की वाटर ड्रॉप्स के सरफेस से टकराया, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुआ और स्पेक्ट्रम को फॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे हुआ, इस कंसेप्ट को आइए यहाँ समझते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि डेंसर मीडियम से जब रेयरर मीडियम की तरफ कोई चीज़ रे जाती है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, और ये जो एंगल होगा, एंगल आई एंगल आर, दोनों का रेशियो हमेशा सेम होगा। तो आइए इसी वो चीज़ कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएं। यहाँ पर ये है तो ये बेंड करके यहाँ पर आ गया, लेकिन जब ये इस एंगल से आया तब बेंड होकर कहाँ जाएगा? ये तो ये नीचे की तरफ चला आता है। तो ये रिफ्रैक्शन जो है रिफ्लेक्शन की तरह हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं और इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फेनोमेना रेनबो का इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये रिफ्रैक्शन हुआ ए यानी नंबर 1। फिर उसके बाद डिस्पर्सन हुआ, तो ये आप देख रहे हैं 7 कलर्स में बढ़ गया ये विबग्योर में, ठीक है। तो ये नंबर 2। और फिर यहाँ पर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ जो कि हमारी आंखों तक पहुँचा, ठीक है, इसलिए ये हुआ नंबर 3। तो इस तरीके से रेनबो एक स्पेक्ट्रम बनाती है और ये मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस वजह से ये एक पैटर्न बना लेती हैं और वो पैटर्न इस तरीके से हम लोगों को 7 कलर में रेनबो के फॉर्म में दिखलाई पड़ता है। इन तीनों कंसेप्ट को अगर आप याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इन 3 कंसेप्ट से ही निकल जाएगा, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू कलर क्योंकि उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है। मीडियम साइज पार्टिकल्स स्कैटर मेनली रेड कलर क्योंकि उसका लार्जर वेवलेंथ होता है। लार्ज पार्टिकल्स सारे कलर को स्कैटर करती हैं और इस तरीके से वो वाइट दिखलाई पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। चैनल को वॉच करने के लिए थैंक यू वेरी मच।